हेलो बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर शुरू किए थे, मतलब पुष्पी पौधों की आकारिकी के बारे में। तो हम लोग जाने कि पुष्प जो होते हैं, मतलब पुष्पी पौधे जो होते हैं उसमें तीन जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, कायिक अंग होते हैं। मतलब जड़ जो होती है, तना होती है और पत्ती। तो हम लोग जड़ और तना के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, लीफ के बारे में। ठीक है, तो लीफ क्या होती है उसको जानते हैं हम लोग। लीफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्ता या पत्ती बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से कि लीफ क्या होती है। ठीक है, लीफ जो रहती है यह एक पार्श्व चपटी संरचना है जो तने पर उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है, हम प्रीवियस क्लास में हम जब पढ़े थे तो तने को देखे थे, तो तने में जहां पर नोड रहते हैं, नोड है ना, वहीं से क्या निकलती है, पत्ती निकलती है। तो नोड से क्या निकलती है, यहाँ पर पत्ती यानी कि लीफ निकलते हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये जो लीफ रहती है ना वो पार्श्व मतलब लेटरल साइड में, मतलब ऐसे ऐसे पत्ती निकलती है। ठीक है, पार्श्व साइड में। दूसरा, चपटी रहती है। चपटी का मतलब ये सीधा सीधा तने के जैसा नहीं रहता है ना। तना जो रहता है बेलनाकार रहता है, या सीधा बोले तो ये एक डंठल आकार के रहते हैं स्टॉक के रूप में। लेकिन पत्तियां क्या रहती है, चपटी रहती है और एक इस पर लगी हुई रहती है तने पर। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग जब तना पढ़े थे तो तने में बोले भी थे कि तना क्या करती है, पत्तियों को बीयरिंग करती है, मतलब पत्तियों को है ना बना के रखती है, संयो के रखती है। ठीक है, यह नोड पर विकसित होती है और इसकी धुरी में एक कली होती है। धुरी का मतलब क्या होता है, देखो नोड से विकसित होती है कि मतलब यहाँ वाला देखो ये प्ररोह बनाती है, प्ररोह शीर्ष, प्ररोह शीर्ष है ना, इसी के ऊपर में लगी हुई रहती है पत्तियां, प्ररोह शीर्ष के ऊपर में लगी हुई रहती है, नोड से विकसित होती है। ठीक है, और नोड में यहीं पर जहां पर से पत्ती निकलती है वहां पर बड भी बनते हैं। बड, बड का मतलब कली होती है। ठीक है, तो नोड का मतलब धुरी है और ना बड का मतलब क्या है, कलिकाएं। तो यहाँ पर एक कली रहती है, कली के रूप में पहले विकसित होती है और क्या बन जाती है, पत्तियां बन जाती है। ज्यादातर जो हम बर्ड पढ़ते हैं, दो टाइप के बर्ड पढ़ते हैं। एक होता है एक जो टर्मिनल साइड में रहते हैं, मतलब ऊपर वाले जगह में, और एक रहते हैं एक्सिलरी साइड में। तो एक्सिलरी साइड वाले जो बर्ड रहते हैं वही क्या बनाते हैं, पत्तियां बनाती है। ठीक है, यहाँ से हम देख भी सकते हैं एक्सिलरी कली बाद में एक शाखा में विकसित हो जाती है। देखें, जहां से पत्ती निकली हुई रहती है, कई बार ऐसा होता है कि जब देखो शुरुआती स्टेज में यहाँ पर पत्ती निकलती है और साइड में इसी जगह से है ना, इसी जगह में एक्सिलरी बर्ड रहते हैं, एक्सिलरी बर्ड। यही एक्सिलरी बर्ड जो रहती है बाद में किसमें डेवलप हो जाती है, तो स्टेम में, या एक बोल सकते हैं एक शाखा या ब्रांचेस के रूप में है ना बन जाती है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का क्या, कि शाखाएं किससे विकसित होती है वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि ब्रांचेस जो बनती है किससे बनती है। तो याद रखना, एक्सिलरी बर्ड से बनती है, मतलब पक्षी कली से क्या बनती है, शाखाएं या ब्रांचेस बनती है। ठीक है, उसके अलावा और देखें, पत्तियां सूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलती है और एक एक्रोपिटल क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब शीर्षस्थ एपाइकल मेरिस्टेम्स है ना, सूट एपाइकल मेरिस्टेम जो ऊपर की ओर में रहती है। मतलब हम बोल सकते हैं दो टाइप के हम पढ़े रहते हैं सीड में, कि रूट एपाइकल मेरिस्टेम एंड सूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो सूट एपाइकल मेरिस्टेम वाले भाग से क्या निकलती, पत्तियां, और इधर से ही क्या निकले हुए रहते हैं, तना निकली हुई रहती है। तो तना जिसमें रहेगा उसमें से ही तो पत्तियां निकलेंगे। तो याद रखेंगे कि सूट एपाइकल मेरिस्टेम से निकलती है। और एक चीज ये याद भी रखना है कि ऑलवेज यह ऑलवेज अग्रभिसारी क्रम में लगती है, अग्रभिसारी क्रम है ना। अभी तो हम लोग पुष्प के बारे में या फूल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें दोनों टाइप की होती है, एक अग्रभिसारी होती है, एक तलाभिसारी। तो पत्ती को याद रखना कि यह हमेशा ऑलवेज अग्रभिसारी क्रम में लगती है। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि पत्तियां कभी भी ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगती, पत्तियां हमेशा लगेगी ऐसे 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 लगते जाती है। मतलब ये वाली जो पत्ती रहेगी वो पहला रहेगी, दूसरा ये रहेगी है ना, तीसरे नंबर की पत्ती ये है, चौथे नंबर की पत्ती ये है, और पांचवें नंबर की पत्ती ये है। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि पत्ती का लगने का क्रम हमेशा कैसे रहता है, तो अग्रभिसारी क्रम में लगती है पत्तियां। ठीक है, और जाने कि पत्ती जो रहती है ना, क्या करती है, इसके अंदर क्लोरोफिल रहती है। जनरली ये कौन से कलर की दिखाई देती है, ग्रीन कलर की है ना। तो ये कौन सी कलर की दिखाई देती है, ग्रीन। तो ग्रीन क्यों दिखाई देती है ये, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से ही ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, या बोला जाए कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर में।
क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए पौधों के, है ना, पौधों के महत्वपूर्ण अंग है। पौधों के क्या है, महत्वपूर्ण अंग होते हैं कौन, पत्तियां। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना, कि क्या यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि एक्सिलरी कली जो है ना ब्रांचेस बनाती है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि ब्रांचेस किससे डेवलप होती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किससे, एक्सिलरी बर्ड से। दूसरा, पत्ती के लगने का क्रम कैसा रहता है, तो हमेशा अग्रभिसारी क्रम में लगते हैं। ठीक है, और पौधे के महत्वपूर्ण अंग या कायिक अंग कौन है करके पूछेंगे तो पत्ती ही होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पत्ती का डायग्राम भी दिया है, इन सब में किसको क्या बोलते हैं वो भी जानेंगे। तो देखते हैं, पत्ती को देखने पर हमें पता चलता है कि इसके बहुत सारे, है ना, भाग होते हैं। तो देखो इसमें से कितने भाग मुख्य है, तो 3 मुख्य भाग होते हैं पत्ती में। तो कौन कौन से, एक होता है लीफ बेस होती है, एक लीफ बेस मतलब पत्ती का आधार होता है। दूसरा होता है डंठल, डंठल को हम लोग बोलते हैं पेट्यूल्स, मतलब इसको पर्णवृंत बोलते हैं, हिंदी में पर्णवृंत है ये। ठीक है, उसके अलावा लेमिना, लेमिना मतलब होता है पत्रक या लीफ ब्लेड बोलते हैं इसको। तो देख सकते हैं हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है ना, कि देखें यहाँ पर ये वाली क्या है, लीफ बेस, जिससे मतलब जहां से वो निकली हुई रहती है, यहाँ से देखो इस नोड वाली जगह से वो निकली हुई रहती है पत्तियां, है ना, नोड वाली जगह से। यहाँ से हम देख भी सकते हैं नोड वाली जगह से पत्ती निकली है, तो पत्ती जिस संरचना से इस स्टेम से जुड़ती है ना, वो क्या होती है, लीफ बेस। जिस संरचना से वो पत्ती किससे जुड़ती है, स्टेम से जुड़ती है, या बोला जाए तो ये तो इधर से ही ऐसे निकली हुई रहती है, तो कौन है, लीफ बेस। दूसरा, ये जो डंठल टाइप का जो दिखाई दे रहा है, ये लेमिना और इस लीफ बेस के बीच में वो क्या है, पेटियोल, पेटियोल को बोलते हैं हम लोग पर्णवृंत। और तीसरा होता है कौन सा, लेमिना। ठीक है, लेमिना को हम लोग बोलते हैं पत्रक या स्तरिका भी बोलते हैं, स्तरिका। ठीक है, ये स्टिप्यूल्स है, स्टिप्यूल्स का मतलब ये ना दो होती है। स्टिप्यूल्स की संख्या कितनी होती है, एनसीईआरटी क्लियरली लिखा है, हिंदी वाला एनसीईआरटी लिखा है कि यहाँ पर मतलब पैराग्राफ जैसे पेज चेंज किया है, तो यहाँ पर 2 लिख के उधर आगे की ओर और बताया है कि 2 और पार्ट्स में क्या होती है, छोटी पत्तियां लगी रहती है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लिखे हैं यहाँ पर 2। और इसको हम लोग बोलते हैं अनुपर्ण बोलते हैं, अनुपर्ण। अनुपर्ण का मतलब क्या है, स्टिप्यूल्स है। ठीक है, अनुपर्ण मतलब क्या है, स्टिप्यूल्स, जो इसके कहाँ पर लगी हुई है, ये जो नोड वाली जगह या लीफ बेस वाली जगह से निकलते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड दिखाए हैं। तो एक्सिलरी बर्ड जो है ना, यहीं पर जो पार्ट्स में जो शाखाएं जो निकलती है, मतलब पार्ट्स में शुरू में पहले क्या बनती है, एक्सिलरी बर्ड या कक्षा अक्षी कलिकाएं बनती है, वो बाद में क्या बनाती है, यही बाद में क्या बनाती है, शाखा बनाती है। तो ये पत्ती के साइड से ही निकलते हैं, फिर उसके बाद उसी शाखा में फिर से पत्ती आती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इसके 3 पार्ट है, और किसको क्या बोलते हैं ना, पूछ सकते हैं, है ना। तो ये लीफ बेस पहला याद रखना, दूसरा क्या है, पेटियोल्स, तीसरा होता है लेमिना, और जो ये लीफ बेस के पास में छोटी छोटी 2 और पत्तियां होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स बोलते हैं। बाकी इसी जगह में क्या रहती है, एक्सिलरी बर्ड रहती है, जो आगे चल के क्या बनाती है, ब्रांचेस बनाती है। जैसे हम यहाँ से देख भी सकते हैं, एक्सिलरी बर्ड जो है आगे की ओर ऐसे जाके क्या बनाने वाली है, ब्रांचेस। फिर इसी ब्रांचेस में जैसे यहाँ पर देखो ब्रांचेस बनती हुई दिखाई दे रही है ना, ये सीधा सीधा तना था, इधर से ब्रांचेस बनती हुई दिखाई दे रही। तो यहाँ पर भी ब्रांचेस बनेगी, लेकिन ब्रांचेस किससे बनती है, तो एक्सिलरी बर्ड से बनती है ब्रांचेस। ठीक है, और ये सब चीज हम लोग देखे, है ना। इसके अलावा और भी देखते हैं हम लोग, पत्ती का आधार मतलब लीफ बेस किसको बोलते हैं, है ना। इसके साथ ही पत्ती को तने से जोड़ा जाता है, सीधी सी बात है, पत्ती का जो लीफ बेस रहता है उसी से जुड़े हुए रहते हैं क्या, पत्ती और तना जो है आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें 2 पार्ट्स पत्ती जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं ना, सीधी सी बात है। इसको स्टिप्यूल्स या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपर्ण बोलते हैं। छोटा छोटा जो पत्ती टाइप की दिखाई देती है, वो क्या होती है, अनुपर्ण होती है। लेकिन सभी में होगा ऐसा नहीं है ना, कुछ में रहती है, कुछ में नहीं रहती है ना। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप के पत्ती के जो संरचना है वो अलग अलग रहती है। आगे देखें, मोनोकॉट में पत्ती का आधार तने को आंशिक रूप से या पूरी तरह से ढकने वाले म्यान में फैला रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी एनसीईआरटी में लिखा है कि एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री में जो लीफ बेस रहती है, लीफ बेस, है ना, लीफ बेस, ये पूरा फैल जाता है, ये क्या रहता है, पूरा फैला हुआ रहता है, पूरा फैला रहता है। मोनोकॉट में पत्ती का आधार, आधार मतलब लीफ बेस, तने को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से ढके रहते हैं। मतलब देखते हैं,
है ना, कि किसी किसी में क्या होती है कि मोनोकॉट जो रहती है घास वगैरह को देखना, या जो मेज वगैरह रहती है उसमें देखना कि पूरी तरीके से वो ढके हुए रहते हैं। इसीलिए जब उसको छिलते हैं, जब पत्ती को निकालते हैं गन्ना से या तो मक्का से, तो उसका स्टेम भी छिलता है थोड़ा सा, तो वो पूरी तरीके से वही पूरा ऐसे ढक के तने को ढकी हुई रहती है पत्तियां, मतलब पत्ती में से कौन सा स्ट्रक्चर, तो लीफ बेस वाला स्ट्रक्चर पूरी तरीके से फैला हुआ रहता है। और है ना, हम उसका डायग्राम भी देख सकते हैं, है ना, देखना जब सीरा विन्यास आएगा वहां पर है उसका डायग्राम, है ना, तो देखेंगे अभी। तो ये वाली बात अभी जानने की, एक भी पत्री में लीफ बेस या बोल सकते हैं पत्ती का आधार या पत्राधार, है ना, क्या होती है, पूरा फैला हुआ रहता है, और तनी को क्या रहता है, आंशिक रूप से कवर करता है, किसी में पूर्ण रूप से कवर करता है। तो आंशिक वाला कवर किया रहेगा तो उसको जब हम तोड़ेंगे पत्ती को तो थोड़ा सा ही बस निकलेगा, लेकिन जो पूरी तरीके से कवर करके रखा है उसमें पूरा लेयर ही निकल जाता है ना, तो ये बात हमें याद रखना है। कुछ फलीदार पौधों में पत्ती का आधार सोच सकते हैं, इसे पलवाइनस कहते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांटों में होती है पलवाइनस, है ना, लेग्यूम्स। कभी कभी देखना लेग्यूम का मतलब होता है दाल वाले, मतलब देखना जो सोयाबीन वगैरह को देखना या चना वगैरह को देखना, उसमें क्या होती है पत्ती का आधार, पत्ती का आधार मतलब लीफ बेस। तो लीफ बेस क्या हो जाती है ना, फूल जाती, सूज जाती है, सोलन हो जाती है, सोलन वाले हो जाती है, मतलब फूल जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पलवाइनस, पलवाइनस टाइप आप बोलते हैं इसको। और किसमें होता है, एग्जाम्पल क्या है, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट में। तो लेग्यूमिनस प्लांट में ऐसा होता है ना, तो लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब क्या है, जो दाल प्रदान करने वाले पौधे होते हैं, दाल प्रदान करने वाले, ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये पलवाइनस इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है पलवाइनस में, है ना, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है, ठीक है, तो ये भी जाने हम लोग। इसके आगे और देखते हैं, दूसरा है डेंटल वाला पार्ट, मतलब इसको बोलते हैं पेटियोल्स बोलते हैं, पेटियोल, या इसको बोलते हैं पर्णवृंत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं, ठीक है, पर्णवृंत है। तो पर्णवृंत का काम क्या होती है, तो यह पत्ती के ब्लेड को प्रकाश में रखने में मदद करता है, पत्ती के ब्लेड को, मतलब ये जो लेमिना रहता है, लेमिना, लेमिना, है ना, देखो पत्ती में एक्चुअल में ये ऐसे रहती है इसकी स्ट्रक्चर, इसमें ये क्या है, लेमिना है, और ये वाली क्या रहती है, लीफ बेस है, लीफ बेस, और ये क्या है, पेटियोल है। तो पेटियोल का पहला काम ये हो गया कि लीफ बेस और लेमिना के बीच में है, पहला चीज तो यही है। दूसरा, ये जो लेमिना होती है, मतलब है ना, लेमिना वाला स्ट्रक्चर, उसको क्या करती, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा से ज्यादा मिले, इसीलिए वो क्या करती है, वैसा अरेंजमेंट करके रखती है। अब देखो ये वाला जो पार्ट रहेगा, जैसा टर्निंग करेगा, जैसे ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा पत्ती, ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको ऐसे अरेंजमेंट करती है ये पेटियोल कि इसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, लाइट मिल सके, ताकि ये प्रकाश संश्लेषण ज्यादा से ज्यादा कर सके। लंबे पतले लचीले होते हैं, देखो ये लंबे रहते हैं, पतले रहते हैं, लचीले, लचीले रहते हैं मतलब फ्लेक्सिबल रहते हैं, तभी तो हवा की जब भी झोंका आता है तो उसके हिसाब से ये, है ना, टर्निंग करते रहते हैं, वरना यदि कहीं सख्त रहता तो पत्ती टूट जाती जब ज्यादा हवा चलता तो, ठीक है। तो ये लंबे पतले लचीले पेटियोल्स पत्ती के ब्लेड को हवा में फड़फड़ाने की अनुमति देते हैं, मतलब हवा जब भी चलती है तो उसको, है ना, हवा में इधर उधर होते रहता है, अनुमति देता है, जिससे पत्ती ठंडी हो जाती है और पत्ती की सतह ताजी हवा आती है, मतलब सीधी सी बात है। मतलब वो क्या करते हैं, ये वाले पेटियोल जो रहती है पत्ती को, जब भी हवा चलती है तो ऐसे ऐसे डुलाते रहती है, ताकि उसमें धूल लगे, जो भी धूल वगैरह लगी रहती है वो नीचे झड़ जाए, और उसको फ्रेश एयर मिलती रहे, ताकि पत्ती जो है ना, लगातार प्रकाश संश्लेषण अच्छे से कर पाए। तो ये सब किसका काम होता है, पेटियोल्स का काम होता है, ठीक है। और आगे जानते हैं लेमिना। अब अगला क्या है, लेमिना, लेमिना को हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, ठीक है। नसों को और नसों के साथ हरा विस्तारित हिस्सा, मतलब बोल सकते हैं सीरा एवं सिरिकाएं जो होती है ना, सीरा एवं सिरिकाएं इसी में रहती है, सिरिकाएं, है ना। और एक ऐसे रहती है ग्रीन कलर का रहती है, ग्रीन पार्ट होती है, क्यों, लेमिना को हम देखें यहाँ ग्रीन रहती है जनरली, वैसे सभी पार्ट पत्ती में जो भी पार्ट है वो सब ग्रीन ही रहती है, ये भी ग्रीन रहती है। मध्य प्रमुख नस को मिड रिब कहा जाता है, देखो कि जो मिड में जाती है, यहाँ से, जैसे यहाँ पर से इस पेटियोल से होता हुआ एक, है ना, सीरा जो जाती है बीचों बीच से ऐसे होता हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, इसको हम लोग मिड रिब, या बोल सकते हैं हिंदी में मध्य सीरा बोलते हैं,
मध्य सीरा। ठीक है। सीरा लेमिना को कठोरता प्रदान करती है और पानी, खनिज और खाद्य पदार्थों सामग्री के लिए परिवहन के चैनल के रूप में कार्य करती है। सीधी सी बात है, ये जो मिड रिब है ना, रूट तरफ से जब भी वाटर वगैरह आएंगे, रूट से क्या आएंगे, वाटर एंड मिनरल आएंगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो वाटर एंड मिनरल को डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम, मतलब है ना, सभी को देने का काम किसका रहता है, रिब्स का रहता है। मतलब बोला जाए कि वेन्स का रहता है। वेन्स का मतलब क्या होता है, सीरा या सिरिकाएं। सीरा या सिरिकाएं, तो इन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इन सबको प्रोवाइड करते हैं, मतलब सभी की जगह में जाना चाहिए। इसीलिए ये मिड रिप से होता हुआ और भी कटे हुए रहते हैं मिड रिप के अलावा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरिकाए बोलते हैं। तो ये भी जो रहती है क्या करती है, वाटर एंड मिनरल्स को, है ना, इधर से सभी पत्ती के सभी भागों में ले जाने का काम करवाती है। ठीक है। खनिज और खाद्य पदार्थों के लिए परिवहन के चैनल प्रदान करती है। न से मतलब सिरिकाए लेमिना को कठोरता प्रदान करती है। अब सीधी सी बात है, देखो कोई भी चीज कठोर कब हो पाएगा, जब उसके आंतरिक संरचना के अंदर में कोई ना कोई चीज ऐसा होगा, इसी की वजह से तो पत्ती के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। जैसे मान लो छत है, छत में किसकी वजह से रुका हुआ है ये, तो ये यहाँ पर छड़ लगा है, जालीनुमा संरचना बनी हुई है छड़ की, तो उसी की वजह से रुके हुए छत। उसी प्रकार से यहाँ पर पत्ती के अंदर में, अंदर को देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या रहती है, मिड रिप्स वगैरह रहते हैं, उसके साइड साइड से, है ना, क्या बनी हुई रहती है, वेन्स बनी रहती है। वेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। तो यही सीराओं के माध्यम से जल एवं खनिज वगैरह जो रहती है क्या होती है, परिवहन होते रहती है ना। तो हम लोग इसको जाने, ठीक है। तो लेमिना है। इसके अलावा और देखते हैं, अगला है वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है सीरा विन्यास, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, सीरा विन्यास। सीरा विन्यास। तो सीरा और सिरिकाएं जो रहती है कैसे अरेंजमेंट होती है, उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एंड इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना। तो लीफ के लेमिना वाले भाग में, इस लेमिना वाले भाग में सीरा और सिरिकाओं की व्यवस्था कैसे रहती है उसके आधार पर। सीरा एवं वेनलेट्स का मतलब क्या होती है, सिरिकाएं। सिरिकाएं के आधार पर दो प्रकार की क्या क्या होती है, लीफ होती है, या बोल सकते हैं दो प्रकार के क्या होते हैं, वेनेशन होते हैं पत्तियों में। एक होता है रेटिकुलर वेनेशन होती है और दूसरा पैरेलल वेनेशन। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं जलिकावत सीरा विन्यास, जलिकावत सीरा विन्यास, और दूसरा बोलते हैं हम लोग इसको समानांतर सीरा विन्यास, समानांतर या समांतर बोलेंगे, समांतर, समांतर सीरा विन्यास। ठीक है। क्योंकि हम पत्ती को देखकर ही बता सकते हैं कि किसमें क्या चीज है ना। देखो जब भी हम पत्ती को ऐसे, है ना, तोड़ के देखे, या बोल सकते हैं ऐसे फाड़ेंगे उसको, तो टेयरिंग करेंगे, तो पत्ती हमेशा दो बराबर भागों में नहीं फटेगी। कब, जब वो जलिका व सिरा विन्यास में रहेंगे तब। देखो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें देखो मिड रिप गई हुई है, और मिड रिप के चारों तरफ, मतलब इधर पूरा ब्रांचेस 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 बनी हुई है। मतलब बोला जाए कि पत्ती जो रहती है ना, जलिका वत दिखाई दे रही है। ठीक है। जबकि इसमें देखना, ये मिड रिप ये से गई है, लेकिन इसके साथ में और भी जो वेनलेट्स वगैरह और हैं, ऐसे सीधा 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 यहाँ पर गए हुए हैं। तो सीधा जाने की वजह से क्या हो रही है ये, है ना, समांतर सीधा विन्यास है इसमें। तो हम क्लियरली देख के बता सकते हैं कि किसमें कौन सी टाइप की सीधा विन्यास रहती है। तो जलिका व सीधा विन्यास जो रहते हैं वो डाइकॉट लीप्स में रहती है, मतलब है ना, द्विबीज पत्रियों वाली पत्ती में। जबकि ये वाली रहती है किसमें, मोनोकॉट लीफ में रहती है। ये मोनोकॉट लीफ में, मतलब बोला जाए जितने भी एक बीज पत्री पौधे हैं उसकी पत्तियां ऐसे रहती है समानांतर सिरा विन्यास वाली, जबकि डाइकॉट वाली कैसे रहती है, जलिका व सिरा विन्यास वाली रहती है। तो यहाँ से है ना डी आर, है ना, डॉक्टर से याद रखना है इसको, डी आर से, मतलब डाइकॉट लीफ में रेटिकुलर वेनेशन रहती है। और इसको हम लोग एमपी से याद कर सकते हैं या पीएम से याद कर सकते हैं, जिससे भी याद करें। तो कुल मिलाकर डीआर से याद कर सकते हैं, डॉक्टर से तो ऐसे याद रखना है। डाइकॉट में क्या रहती है कि जलिका व सिरा विन्यास पाई जाती है। और जब हम पत्तियों को देखते हैं सूखी अवस्था में, तो सूखी अवस्था में देखते हैं तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गई रहती है वो। जैसे पीपल के पत्ती को देखना, या पीपल के ग्रीन पत्ती को लेके आना, उबालना, उबालने के बाद में उसको, है ना, ऊपरी वाला लेयर पूरा निकल जाता है उसका, तो पूरा उसमें क्या दिखती है, जालीनुमा संरचना दिखाई देती है। तो ऐसे याद रखना। तो जिसके में भी जलिका व सिरा विन्यास दिख रही है, मतलब डाइकॉट क्या होते हैं, वो प्लांट होते हैं। तो हम लोग पत्ती को ही देखकर जान सकते हैं कि कौन द्विबीज पत्री है, कौन एक बीज पत्री होती है, वो जान सकते हैं। ठीक है। और जनरली ना जो डाइकॉट होते हैं उसकी पत्तियां छोटी रहती है एज कम्पेयर टू मोनोकॉट। देख भी सकते हैं मोनोकॉट में जितनी भी पत्तियां हैं वो क्या रहती है, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां। जैसे केला को देख लो,
है ना, केले में बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां आती है। मेज को देख लो, है ना, घास को देखना, घास वगैरह जितने भी घास आते हैं, बड़ी बड़ी जो घासें रहती है उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है। उसके अलावा गन्ना को देखना, गन्ने में भी क्या रहती है, बड़ी बड़ी पत्तियां आती है। तो पत्ती के, है ना, उसके साइज को भी देख के हम बता सकते हैं कौन एक बीज पत्री है, कौन द्विबीज पत्री, लेकिन हम उसके शिरा विन्यास को देखेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा हमें, ठीक है। तो वेनेशन यही है, जलिकादार शिरा विन्यास जो होती है, जलिका व शिरा विन्यास, यहाँ शिराएं एक नेटवर्क बनाती है, द्विबीज पत्रियों में देखा जाता है। समानांतर शिरा विन्यास, यहाँ शिरा एक लेमिना के भीतर एक दूसरे के समांतर चलती है मोनोकोटिलेडोनस में, है ना, देखा जाता है। मतलब कुल मिलाकर वही बात है, याद रखना कि रेटिकुलर वेनेशन जो रहती है ना, वो किसमें रहती है, डाइकॉट में, जबकि किसमें रहती है, मोनोकॉट में रहती है, पैरेलल वेनेशन रहते हैं, ऐसे टाइप का दिखाई देता है। चूंकि हम जिसको पढ़ते हैं उसको देखेंगे तो हमारा जल्दी याद रहेगा, विजुअलाइज करने आना चाहिए ज्यादातर प्लांट्स को, क्योंकि सभी प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम लोग देखे भी रहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ लीफ, मतलब पत्तियों के प्रकार है। पत्ती दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल लीव्स होती है, मतलब साधारण पत्ती, सिंपल लीफ है ये, और दूसरा क्या होती है, कंपाउंड लीफ होती है, मिश्रित पत्ती, कंपाउंड लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ के दो टाइप भी होते हैं, पिन्नेट एंड पामेट वाले, है ना, पिन्नेट एंड पामेट, उसको जानते हैं हम लोग क्या होती है। देखिए सिंपल लीफ ये है और कंपाउंड लीफ ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ बोलने का मतलब ये होता है कि, है ना, इसके हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे, हम लोग इसमें डायग्राम से देख भी सकते हैं। बताओ ये सिंपल लीफ है और ये, इन दोनों में से सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ कौन है, बताओ। तो, है ना, यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि इसका डेफिनेशन जान ले, उसके बाद बताएंगे इसको, है ना, कि क्या होती है। देखें तो देखना, यहाँ पत्ती की लेमिना पूरी होती है और जब कटा जाता है तो चीरे मध्य सिरा को नहीं छूते हैं। मतलब देखना कि ये जो मिड रिब रहती है, मिड रिब, वो मिड रिब जो है पत्ती के कहाँ तक जाती है, देखना ये मिड रिब जो है कहाँ तक जा रही है, ये पूरा पूरा, है ना, इस पत्ती को चिरते हुए कहाँ पर जा रही है, इसके टर्मिनल एंड तक जाती है, ठीक है, टर्मिनल एंड तक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। लेकिन इसमें देखो ये मिड रिब है, ये मिड रिब जो है यहाँ से देखो ब्रांचेस बनाने लग गई, यहाँ से, है ना, यहाँ से ब्रांचेस बनाने लग गई, देखो अलग अलग ब्रांचेस बनने लग गए। तो देखो ब्रांचेस बन रही है, तो मान कर चलो इसका जो ये मिड रिब वाला पॉइंट है, इस पत्ती को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है, इसको पत्रकों में तोड़ दी, छोटा छोटा, और क्या बना दिया, यहाँ पर लीफ बना दिया। तो देखो एक ही पत्ती इसको होना था, अब मान लो ये यहाँ पर होता और ऐसे एक और पत्ती बन जाता, यहाँ पर एक और पत्ती बन जाता, यहाँ पर एक और पत्ती, तो ये, तो ऐसे वाले जब भी बनते हुए दिखाई देते हैं ना, तो वो कंपाउंड लीफ होते हैं। जबकि सिंपल लीफ जो रहता है उसमें, है ना, मिड रिब जो रहता है क्या रहता है, पूरा यहाँ तक जाता है, जबकि इसमें नहीं जाता, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं डायग्राम से, है ना। और आगे देखिए इसमें, यहाँ लेमिना के चीरे मिड रिब तक पहुंचते हैं और इसमें कई पत्रक में तोड़ देते हैं। कई कली सरल और मिश्रित पत्तियों के डंठल की धुरी में देखी जाती है, लेकिन मिश्रित पत्ती के पत्तों की धुरी में नहीं देखी जाती। मतलब ये बोल रहे हैं कि बर्ड जो रहती है, बर्ड जो रहते हैं यहाँ पर से विकसित होते हैं, कहाँ से, ये लीफ बेस के पास, लीफ बेस होती है, वहां पर क्या डेवलप होते हैं, कलिकाएं, कलिका, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड के रूप में भी हो सकती है किसी रूप में। तो लीफ बेस से क्या निकलती है ना, चाहे वो सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, दोनों के बेस से क्या निकलती, कलिकाएं। लेकिन यहाँ पर, इसके यहाँ पर बर्ड नहीं होते, ये बात याद रखना। एनसीईआरटी वही बात लिखा है क्या, कि सरल एवं संयुक्त दोनों के पत्तियों के पत्राधार के पास में कलिकाएं होती है, लेकिन कंपाउंड लीफ के पत्रकों में नहीं होती, ये लाइन लिखा है। तो बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आता कि क्या लिखा गया है, दोनों में होती है भी बोल रहे हैं और कंपाउंड लीफ में नहीं होती बोल रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि पत्ती दो प्रकार के हैं, एक जो रहती है ये है ना, उसमें उसके जो लीफ बेस है वहां पर कलिका है, और इसके भी लीफ बेस के पास में कलिका है। लेकिन जैसे वो लीफलेट में टूटती है, मतलब बोला जाए कि पत्रक में, पत्रक किसको बोलेंगे, पत्ती का ही पार्ट है। पत्ती यदि पत्रकों में टूटती है, पत्रकों में मतलब छोटे छोटे और भी पत्ती बनाती है, तो पत्रकों में टूटती है पत्ती, टूटती है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोलते हैं, मतलब संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ है ये। पत्रकों का मतलब लीफलेट्स में टूट गए, देखो लीफलेट्स में टूटे तो ये ऐसा लगेगा कि पूरा एक ही पत्ता है, हालांकि इसको बनना चाहिए था कैसे, इसको बनना चाहिए था ऐसे, बनना चाहिए था एक पत्ती,
लेकिन ये अपने पत्रकों में छोटे छोटे पत्ती में टूट गया है ये पूरा। तो टूट गया है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीफलेट्स बोलेंगे। तो इस लीफलेट के पास में एनसीईआरटी को क्लियरली देखना कि लास्ट लाइन में ही लिखा है उसने क्या, कि लीफलेट्स मतलब संयुक्त पत्तियों के पत्रकों के आधार में कोई कली नहीं होती है, बात लिखा है। क्या लिखा है कि संयुक्त पत्तियों के पत्रकों के पत्रक लिखा है, पत्रकों के आधार में बड नहीं होती, ये लाइन लिखा है। ठीक है, वही वाली लाइन को बताया मैंने कि एक कली सरल और मिश्रित दोनों पत्ती के डंठल के है ना धुरी में देखी जाती है, लेकिन मिश्रित पत्ती के पत्तों के धुरी में नहीं। धुरी का मतलब नोट्स के पास में यानी कि लीफ बेस के पास में नहीं दिखाई देती। ठीक है, मिश्रित पत्तियां या कंपाउंड जो लीफ होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है पिन्नेट, एक होती है पामेट। पिन्नेट एक होती है पामेट। पामेट पत्तियां, पिन्नेट वाली के एग्जांपल हम देखेंगे तो नीम होती है, और इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग सिल्क कॉटन। पिन्नेटली हम देख सकते हैं ये जो रेकिस रहती है, रेकिस का मतलब है ना जिस पर पत्तियां मतलब अपने पत्रकों में टूटी हुई रहती है, तो देखना इसमें पिन्नेटली कंपाउंड। और एक पामेटली, पामेटली में देख सकते हैं हम लोग कि यहीं पर एक पॉइंट एक जगह से यहाँ पर अपने पत्रकों में टूटती है, जबकि इसमें क्या है ना अलग अलग जगह से टूट रहे हैं। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर नीम का है, नीम यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो नीम को देखे होंगे है ना, नीम, नीम और इमली में अंतर है ना, कई लोगों को लगता है कि इमली ही नीम है। ठीक है, तो नीम अलग है और इमली अलग है। तो नीम को देखना, नीम जिससे क्या बनते हैं, मेडिसिनल प्लांट होती है, नीम औषधि गुण होते हैं उसके अंदर में। तो देखना इसके जो यहाँ पर अपोजिट चीज बनी हुई है, उन दोनों को हम लोग देखें अपोजिट बनी हुई है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक जगह से एक नोड से दो यहाँ पर क्या बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, पत्रक बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसमें क्या हो रहा है एक ही बिंदु से, यहाँ पर एक ही बिंदु है, इसी बिंदु से बहुत सारे पत्रक दिखाई दे रहे हैं। पत्रकों में ये क्या है, टूटा हुआ है एक ही बिंदु से, उसको बोलते हैं पामेट। मतलब पामेट का मतलब जैसे हमारा हथेली है, तो एक ही जगह से ऐसे सब जुड़े हुए हैं, उसी टाइप का है ये पामेट जो है ऐसे। तो ये वाली अलग है, वो वाली अलग है, तो दोनों का एग्जाम्पल याद रखना है, पिन्नेट का और पामेट का। ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लिप्स जो होती है, इसमें एक सामान्य अक्ष पर कई पत्रक मौजूद होते हैं, जिसे रेकिस कहा जाता है। रेकिस मतलब एक अक्ष है, उसी पर बहुत सारे क्या बने हुए हैं, पत्ती लगी हुई है, जो पत्ती के मध्य सिरत का प्रतिनिधित्व करती है। रेकिस जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है, मध्य सिरा। मतलब ये याद रखना कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब है ये। तो मिड रिब को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकिस भी बोलते हैं। उसी पर ही क्या रहते हैं, लिपलेट्स या बोल सकते हैं पत्रक लगे हुए रहते हैं, जैसे कि किसमें, तो नीम में, याद रखना नीम में रहती है पिन्नेट। सीधी सी बात है, पिन्नेटिली लीफ किसमें होती है करके क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखना किसमें, नीम में। दूसरा पामेटिली, इसमें पत्रक एक ही सामान्य बिंदु, पत्रक का मतलब वही छोटे छोटे जो पत्ती बनी हुई टाइप की रखती है, हमें लगता है वही पत्ती है, लेकिन एक्चुअल में उसको रहना चाहिए एक ही, लेकिन वो अपने पत्रकों में टूट जाती है, इसीलिए तो वो क्या है, कंपाउंड लीफ हो जाती है। पत्रकों में नहीं टूटती, सीधा सीधा रहती है, तो वो सिंपल लीफ होती है। जैसे सीधा एक ही लीफ निकली है, कहाँ से, डाली से, तो डाली से सीधा निकली है, तो क्या है, सिंपल लीफ है। नहीं निकली है तो क्या है, बहुत सारे पत्रकों में टूट गई, ऐसे ब्रांचेस बनाई और बहुत सारे पत्रकों में टूट गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये है पिन्नेट और पॉमेट है ना। इसमें पत्रक एक ही सामान्य बिंदु है ना डंठल की नोक पर जुड़े हुए होते हैं, जिसे जैसे कि रेशम कपास मतलब सिल्क कॉटन वाला जो है ना वो। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ये नीम में, नीम को देखे होंगे ऐसे टाइप के दिखाई देती है। इसमें देखो अपने अलग अलग एक्सिस में, ये रेकिस है, रेकिस के अलग अलग एक्सिस में क्या है, पत्तियां या पत्रक लगे हुए हैं, पत्रक। और यहाँ पर क्या है, सिल्क कॉटन में एक ही पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है यहाँ पर शीर्षस्थ बिंदु, इसी से क्या निकली हुई, पत्तियां निकली हुई रहती है। तो दो प्रकार की पत्ती होती है यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं अगला, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का सीधा सा मीनिंग है ना, पत्तियों के लगने का क्रम को हम लोग फाइलोटेक्सी बोलते हैं, पर्ण विन्यास बोलते हैं हिंदी में, पर्ण विन्यास। ठीक है, यह तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था का पैटर्न होते हैं। तने या शाखाओं पर मतलब जितने भी ब्रांचेस और भी बनते हैं एक्सिलरी बर्ड से, एक्सिलरी बर्ड से है ना, ऐसे मान लो ब्रांचेस बने हैं, यहाँ पर ब्रांचेस बने हैं, तो यहाँ पर पत्ती क्या होती है, या तो सीधा सीधा लगी हुई रहती है ऐसे पत्तियां, या तो अपने पत्रकों में टूट के लगी हुई रहती है। तो देखो ये जो ब्रांचेस बनाती है ना, तो ब्रांचेस बनने के बाद में यहाँ पर लगने वाली जो पत्तियों का क्रम है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास बोलते हैं। और पत्तियां हमेशा ना ऐसे लगती है, आगे की ओर लगते जाती है ऐसे, जैसे जैसे ब्रांचेस आगे बढ़ते जाएंगे, पत्तियां भी आगे की ओर बढ़ते जाएगी। तभी तो देखना
एक जो डाइकोट प्लांट रहते हैं उसमें देखना कि पत्तियां जो रहती है पूरे स्टेम में, है ना, स्टेम में शुरुआती अवस्था में लगी हुई रहती है, फिर दूर 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 चली जाती है, और जब दूर जाती है तो देखना कि टर्मिनल उस लास्ट वाले हिस्से में ही फ्लावरिंग हुआ रहता है और लास्ट वाले हिस्से में ही फली हुई रहती है। वो कभी भी स्टेम के बीच तरफ, जैसे हम लोग पेड़ में चढ़ेंगे, है ना, पेड़ में जब चढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें आसपास फल दिखाई नहीं देते, चाहे कोई भी फल हो, जैसे बेल को ही देख लो, बेल वगैरह, आम को देख लो, तो वहां पर नहीं दिखाई देंगे, वो अंतिम सिरे में जाके लगे हुए रहते हैं। तो अंतिम सिरे जहां पर पत्ती रहती है वहीं पर ही तो फ्लावर भी निकलते हैं, फ्लावर जहां पर निकलेगा वहीं पर क्या होंगे, फ्रूट भी आएगा। तो सीधी सी बात है कि पत्ती के लगने का क्रम ना हमेशा क्या रहता है, अग्राभिसारी क्रम में रहते हैं। अग्राभिसारी मतलब बोला जाए तो पत्तियां हमेशा इधर की ओर में ओल्ड लीफ रहेगी, ओल्ड लीफ, और इधर की ओर में ऊपर की ओर हमेशा न्यू लीफ आते जाती है। तो कहना ये क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं, तो याद रखना कि पत्तियां कौन से क्रम में लगती है। अभी तक तो ये पूछते थे कि पुष्प वगैरह कौन से क्रम में लगते हैं, ससीमाक्ष सीमाक्ष के रूप में। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि ये पत्ती के लगने का क्रम हमेशा कैसे रहता है, कि अग्राभिसारी होती है कि तलाभिसारी की दोनों होती है कि दोनों नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखना कि ऑलवेज क्या होती है, ये अग्राभिसारी क्रम में ही लगे हुए रहते हैं, चाहे वो सीधा सीधा तने से ही निकल जाए पत्तियां, या तो फिर उसके ये शाखाएं हैं उससे निकल जाए, तो कहीं से भी निकल सकती है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। तो ये कितने प्रकार की होती है, पर्ण विन्यास जो रहती है 3 प्रकार की होती है। जनरली देखा गया है कि 3 प्रकार से पत्तियां लगी रहती है। एक होती है अल्टरनेट, एक होती है अल्टरनेट होती है, दूसरा होती है अपोजिट, और तीसरा होती है वोल्ड, मतलब चक्करदार पत्ती होती है, चक्करदार पत्तियां। विपरीत होती है वैकल्पिक, अल्टरनेट होते हैं, मतलब एकांतरित पत्ती बोलते हैं इसको, एकांतरित। एकांतरित में एक एक अंतर रहती है, ऐसे 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 पत्तियां लगी हुई रहती है। अपोजिट में सीधा सीधा पत्ती अपोजिट साइड में लगी रहती है, ऐसे ऐसे, है ना, मतलब ऐसे ऐसे लगे रहेंगे। वोल्ड में क्या होगा, एक पॉइंट रहेगा, उसी से ऐसी बहुत सारी पत्तियां लगी हुई रहती है ना। तो इन सब का डायग्राम भी है, तो देख भी सकते हैं, जैसे कि देखना है इसको, इस डायग्राम को देखो, है ना, इस डायग्राम को देख सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं कि पत्तियों का विन्यास कैसे रहता है। ठीक है, उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, है ना, ताकि हमें याद रहे कि इसमें कौन सी टाइप की पत्ती रहती है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो एनसीईआरटी में यही डायग्राम दिया गया है। अल्टरनेट को देखें तो पत्तियां देखो ऐसे लगी हुई है, एक अल्टरनेट में लगी हुई है, देखो यहाँ से, जैसे कि हम इस पत्ती को देखें और ओल्ड लीफ कौन है और न्यू लीफ कौन है करके पूछेंगे तो बता सकते हैं हम कि नीचे की ओर जो रहती है उन लोग क्या रहती है, ओल्ड रहती है। तो नीचे की ओर ओल्ड है, पहला, दूसरा, है ना, ये तीसरा पत्ती, ये चौथा पत्ती, ये पांचवा पत्ती, ऐसे पत्ती का हम लोग क्रम भी बता सकते हैं। तो अल्टरनेट में इधर उधर है ना रहते हैं। यहाँ पर देखो इस पत्ती ये वाली जगह में है, यहाँ पर इसमें, और जबकि इस वाले पत्ती का यहाँ पर ये जो लीफ बेस या पेटियोल्स बोल सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, अपोजिट में सीधे सीधे दिखाई देता है ना, अपोजिट में इधर उधर रहेंगे। गोल्ड में तो क्या होता है, एक ही पॉइंट से निकली हुई दिखाई देती है पत्तियां। तो देख सकते हैं अल्टरनेट में इसमें प्रत्येक नोड पर वैकल्पिक तरीके से एक पत्ता, है ना, उगा हुआ रहता है। मतलब बोला जाए कि नोड से ही पत्तियां निकलती है ना, और उस वहीं पर क्या रहते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में ऐसे 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 क्या रहती है, पत्तियां रहती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एकांतरित क्रम। एकांतरित का मतलब क्या है, अल्टरनेट होती है। और है ना, यहाँ पर याद रखेंगे कौन कौन से में होती है, चाइना रोज, सरसों और सूरजमुखी में, है ना। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि चाइना हमेशा अपने अल्टरनेट के लिए जाना जाता है। कैसे, तो चाइना में, है ना, सुने होंगे कि सन का अल्टरनेट बनाया गया था चाइना में, है ना, सन का अल्टरनेट बनाया गया, अल्टरनेट बनाया गया है। सूर्य बनाए हैं उन लोगों ने, कृत्रिम सूर्य बनाए हैं। सूर्य जो है ना हमारा, वैसे सूर्य बनाए थे उन लोगों ने, किसने, चाइना वालों ने, है ना। तो सी से याद रखना, चाइना रोज, चाइना रोज का मतलब क्या होता है, गुड़हल। एस से याद रखना, है ना, मे से मतलब एम से याद रखना, मस्टर्ड को याद रखना, मस्टर्ड, है ना, और एस से याद रखना, सनफ्लावर को याद रखना, सनफ्लावर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। विपरीत अपोजिट वाले में देखना, अपोजिट में कैलोट्रोपिस है, आंख, और दूसरा कौन होता है, अमरूद। ये दोनों में ए ही वर्ड आ रहे हैं, कैलोट्रोपिस आंख, और दूसरा क्या है, अमरूद। और अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत। अपोजिट, अपोजिट बोलने से अपोजिट ऐसा बोलते हैं, अपोजिट हम लोग। तो अपोजिट का मतलब क्या है, अभी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सब में अ ही आ रहे हैं। तो कैलोट्रोपिस को हम लोग आंख बोलते हैं, आंख या आंकड़ा। कैलोट्रोपिस क्या होती है, वो जो फुड़हल होते हैं ना, वही क्या है, कैलोट्रोपिस होती है।
ठीक है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस दूसरा क्या है, या बोल सकते हैं क्या, अमरूद। अमरूद में क्या होती है, अपोजिट। और ये वोल्ड वाले में तो एक ही बस याद रखना है, WA से याद रख लेना, वाह से, है ना। वोल्ड क्या होती है, अल्टर अल्स्टोनिया में होती है, डेविल ट्री बोलते हैं इसी को, डेविल ट्री अल्स्टोनिया। इसमें होती है क्या, वोल्ट वाली होती है, तो WA से या AW से याद रख लेना इसको, ठीक है। तो वोल्ट वाली वैसे रहती है। तो कुल मिलाकर बोले कि पत्तियों के लगने के क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोटेक्सी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पुष्पों के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम बोलते हैं, है ना। तो उस इन्फ्लोरेंसेस, वैसे पत्तियों के लगने के क्रम को पूछ सकते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, फाइलोटेक्सी, या बोल सकते हैं क्या, पर्ण विन्यास बोलते हैं इसको, है ना। क्योंकि देखो क्या है, नया शब्द टाइप का जब भी लगता है, वहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना है ऐसे, ठीक है। इसके आगे और देखें, पत्ती का मॉडिफिकेशन को हटा दिए हैं जनरली, है ना, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं पत्ती का मॉडिफिकेशन क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण के अलावा अन्य कार्य भी करती है, कि पत्तियों को संशोधित किया जाता है, मतलब है ना, उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स बनती है इसमें, मटर में। याद रखना कि जो कुकुम्बर होते हैं ना, कुकुम्बर या कद्दू या लौकी वगैरह या ककड़ी वगैरह, तो इन सब में जो टेंड्रल्स बनती है ना, वो तने का मॉडिफिकेशन रहता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि तना रूपांतरित होकर बनाती है कद्दू वर्गीय पौधों में। कद्दू मतलब जो बहुत दूरी तक जो चलती है ना, देखे होंगे कि बहुत दूरी तक जाके, है ना, फलती है ना, वो कद्दू या लौकी वगैरह या कुकुम्बर। जबकि मटर जो है ना, उतना ज्यादा लंबा फैलता नहीं है, वो कुछ बस जो रहती है, वो क्या बनाती है, टेंड्रिल्स। तो मटर में बनने वाली टेंड्रिल्स जो होती है ना, टेंड्रिल, टेंड्रिल का मतलब प्रतान है, प्रतान। तो इस बार का जो प्रतान है, कहाँ से डेवलप हो रही है, लीफ से डेवलप हो रही है। जबकि वो वाला प्रतान कद्दू वर्गीय वाला किसका था, तो वो था स्टेम का, मतलब तने का, ठीक है। दूसरा होती है ये टेंड्रिल से, दूसरा रीढ़, रक्षा के लिए, जैसे कैक्टस में, मतलब यहाँ पर जो स्टिप्यूल्स बनते हैं, मतलब इसमें बोला जाए कि यहाँ पर थ्रोन जो बनती है, थ्रोन, तो थ्रोन जो रहती है, कांटे जो बनती है, वो पत्ती का ही मॉडिफिकेशन होती है ना। उसके अलावा तीसरा, मांसल पत्ते भोजन को स्टोर करने के लिए, जैसे प्याज और लहसुन में, है ना। याद रखना, प्याज और लहसुन में स्टोरेज करने का काम, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे क्या, कि आलू में या जिमीकंद या, है ना, हल्दी में या अदरक में खाने योग्य भाग क्या होता है करके जाने थे, तो क्या होती है, तना। जबकि प्याज और लहसुन में ना स्टोरेज करती है कौन, लीफ। मतलब जो प्याज रहता है ना, प्याज, प्याज मतलब उसका जो कंद रहता है, ऊपर में तो लीप, कुछ लीप ऊपर की ओर आए हुए रहते, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करना है। वही प्रकाश संश्लेषण करके वही लीप जो है स्टोरेज करके रखती है किसमें, उस जो नीचे वाला कंद रहता है उसमें, ठीक है। इसीलिए देखना, देखो उसका रूट जो है ना, प्याज को देखे होंगे, प्याज को पूरा ऐसे निकाल के देखना, प्याज में वो जो उसका कंद रहता है, उसके जस्ट नीचे में क्या रहता है, रूट रहती है, रूट, जड़ रहता है उसका। जड़ के बाद में क्या बनता है, तना। वही तना ही तो क्या बन गया रहता है, बल्ब बन गया रहता है, बल्ब बोलते हैं जिसको, तने का मॉडिफिकेशन, मतलब तना जो है बल्ब बन गया रहता है। और पत्ती ही वहीं पर उसी तने में क्या कर की हुई रहती है, स्टोरेज की रहती। तो ऊपर वाला भाग उसका तना रहता है, जबकि पूरा अंदर वाला भाग क्या रहता है, लीफ। तो उसी में भोजन को स्टोर करने के लिए मांसल पत्ते बनाती है, ये कौन, ये जो प्याज और लहसुन रहते हैं वो, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, इसमें देखो ये रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लहसुन दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये सब चीजें हैं, याद रखना। और मॉडिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल वगैरह जो रहती है ना, ऑस्ट्रेलियन बबूल को देखे होंगे। इसमें ना इसमें ऐसे टाइप का दिखाई देती है, इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं, छोटा छोटा येलो कलर के फ्लावर, छोटा। बबूल मतलब ऐसे टाइप का जो फ्लावर आता है इसमें, ऐसे इसका छोटा डंठल रहता है, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे टाइप के ये छोटा सा, यहीं पर ऐसे फ्लावरिंग किया हुआ रहता है ना। तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन बबूल बोलते हैं। हमारे तरफ जो बबूल रहता है उसमें भी फ्लावर आते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले बबूल के फ्लावर थोड़ा सा ही बस अलग रहते हैं उससे, उसके जैसे बॉल जैसे रहता है ये। तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जैसे कुछ पौधों में पत्तियां छोटी और अल्पकालिक होती है, उनके डंठल फैलते हैं और हरे हो जाते हैं और भोजन को संश्लेषित करते रहते हैं। मतलब जो मतलब पत्ती जो रहती है ना, वो कुछ समय के लिए रहती है बोल रहे हैं। और उनके डंठल, डंठल का मतलब पेटियोल्स जो रहते हैं ना, वही क्या रहते हैं, हरे हो जाते हैं। वही भोजन को संश्लेषित करने में हेल्प करते हैं। मतलब देखा जाए कि यहाँ पर जो ये पत्ती मॉडिफाइड स्टॉक, ये वाली जो पत्ती है, यही जो पेटियोल्स है वही फैल गए हैं और यही क्या करते रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो पहले ऐसे रहते हैं वो नॉर्मली, और उसके बाद में ये बदल गए रहते हैं, तो ऐसे फैल गए रहते हैं वो, है ना। तो ऐसे दिखाई देती है।
पहले आता था, अभी नीट सिलेबस में ये नहीं है, हटा दिए हैं इन सबको। अगला और याद रख सकते हैं, कुछ कीट भक्षी पौधे जैसे कि पिचर प्लांट्स वगैरह, वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियां भी संशोधित पत्तियां होती है। मतलब देख सकते हैं हम लोग पिचर प्लांट, घटपर्णी पादप बोलते हैं जिसको, और ये वीनस फ्लाई ट्रैप होती है। मतलब ये है कि इसके यहाँ पर मतलब कोई भी इंसेक्ट वगैरह जाती है, पहले शुरू में क्या रहता है, ऐसे खुला रहता है ना, इधर कांटे रहते हैं, और यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट यदि जाती है तो ट्रैप कर लेती है इसको। ये ऐसे रहता है खुला हुआ, है ना, जैसे कोई यहाँ पर दिखाई दे तो धीरे 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 मुड़ती हुई जाती है और ऐसे बंद कर लेती है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो रहती है, फ्लाई मतलब मक्खी को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, रोकती है, मतलब अंदर कर लेती है, और अंदर में मर जाएगा। फिर उसी से पैरासिटिक प्लांट होते हैं इन लोग, है ना, पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक क्या बोल सकते हैं, परजीवी, परजीवी पौधा है। खुद तो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, लेकिन साथ में कीड़े वगैरह को भी मार के खाते हैं, तो कीट भक्षी प्लांट्स बोलते हैं। और दूसरा कौन सा, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में देखना घटपर्णी पादप, इसके ऊपर में देखना यहाँ पर ऊपर में अलग से छोटा सा और भी क्या रहता है, लीफ रहता है। वो क्या करता है, जैसे कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा ना तो वो ट्रैप कर लेता है, मतलब इसको ढक देता है। तो पिचर प्लांट ये भी मॉडिफिकेशन है किसका, पत्ती का ही होता है ये, है ना। तो इसके आगे और देखें, अगला है फ्लावर एंड इन्फ्लोरेंसेस, मतलब पुष्प और, है ना, पुष्प क्रम के बारे में जानते हैं, पुष्प क्या होती है और पुष्प क्रम क्या होते हैं उसके बारे में देखें। ठीक है, तो फूल जो रहती है, फूल के बारे में बात करें तो क्या होती है, यह एक आकर्षक अंग होती है ना, किसका, पौधों का, यह एक आकर्षक अंग है। पुष्प एक आकर्षक अंग है। दूसरा, पुष्प के बारे में हम बोले तो ये ना मॉडिफाइड सूट होती है, मतलब बोला जाए कि यह रूपांतरित प्ररोह होती है, रूपांतरित प्ररोह, यह रूपांतरित प्ररोह होती है। कौन, ये पुष्प होती है ना, यहाँ पर देख भी सकते हैं। यह फूल एक संशोधित सूट है, मतलब रूपांतरित प्ररोह होती है, जिसमें सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाती है। मतलब देखा जाए कि सूट एपिकल मेरिस्टेम जो आगे की ओर बनाना रहता है उसको सूट या तना, वही तना जो रहती है फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाती है। कब, जब इसमें क्या होती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं तब, या हार्मोनल चेंजेस बोल सकते हैं, या फ्लोरिजन, फ्लोरिजन हार्मोन। अभी तक इस हार्मोन को तो एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, लेकिन एक काल्पनिक हार्मोन है। काल्पनिक हार्मोन मतलब सोचा गया है कि ऐसा हार्मोन होगा, काल्पनिक हार्मोन होती है पौधों में, और इसी हार्मोन की वजह से फ्लावर आते होंगे, ऐसा करके सोचा गया है, फ्लोरिजन हार्मोन को। तो यही क्या करती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल दिया जाता है। इंटरनोड्स लंबे नहीं होते और अक्ष संघनित हो जाते हैं, है ना। शीर्ष पत्तियों के बजाय क्रमिक नोड्स पर बाद में विभिन्न पुष्प उपांगों का उत्पादन करता है। मतलब देखना, जिस टाइम में पत्तियां बनना चाहिए या तना बनना चाहिए, उस जगह में क्या बनने लग जाती है, पुष्प बनने लग जाती है। और पुष्प पहले बर्ड के फॉर्म में निकलती है। बर्ड मतलब क्या होती है, कलिका के रूप में पहले निकलती है, मतलब पूरी तरीके से ढके हुई रहती है, बाद में फिर वो क्या करती है, अपने पत्र को या उपांगों को फैलाती है, पुष्प। ठीक है, जब एक सूट टिप एक फूल में बदल जाती है तो यह एकांत होता है। मतलब बोला जाए कि, है ना, जो भी, मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर से इस नोड से ऐसे लीप निकाल रहे थे, यहाँ पर मतलब लीप बनती है, इस लीप की जगह में अब क्या आने लग गया, मान लो यहाँ पर फ्लावर जनरेट हो गया, उसके बाद में अब फ्लावर बनने के बाद में आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं तक ही सीमित हो जाएगा। फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग होने के बाद में ये वाले पार्ट से अब कोई ना लीप बनेगा, ना कोई स्टेम बनेंगे, ना कोई ब्रांचेस बनेगी, वो लीप आ जाएगा। उसके बाद वहां से वो, है ना, लीप जब तक रहेगा तब, मतलब फूल जब तक रहेंगे तब तक वो रहेगा। उसके बाद में फूल जैसे इसमें बदल जाते हैं, फ्रूट में बदल जाते हैं, तो वो फ्लावर भी नहीं रहेंगे, सिर्फ फ्रूट बचा रहेगा, और फ्रूट के अंदर में सीड डेवलप हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एंजियोस्पर्म का लास्ट प्रोडक्ट जो रहता है वो सीड ही होते हैं। तो वैसा बदल जाती है। तो जो कोई भी सूट जिसमें क्या आती है, पुष्प आती है, वो पुष्प आने के बाद में वो आगे नहीं बढ़ती है ना, वो क्या हो जाती है, वहीं तक क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। तो बात भी याद रखना, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं, पुष्प और पुष्प क्रम में, पुष्पी अक्ष पर फूलों के समूह की व्यवस्था को या पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम बोलते हैं। पुष्पी अक्ष मतलब फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम बोलते हैं।
इस आधार पर कि क्या शीर्ष पर एक फूल में परिवर्तित हो जाता है या बढ़ता रहता है। पुष्पक्रम दो प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं दो प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, एक रेसिमोस होता है, एक साइमोस होता है ना। रेसिमोस को बोलते हैं हम लोग असीमाक्ष बोलते हैं, असीमाक्ष है ये, जबकि ये वाली क्या है, ससीमाक्ष होती है, ससीमाक्ष। दो प्रकार की पत्ती मतलब दो प्रकार की पुष्पों के लगने के क्रम होते हैं, है ना, कि पुष्प कहाँ पर लग रहा है उसके आधार पर दो प्रकार के पुष्प क्रम होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेसिमोस एंड साइमोस। तो देखना इसमें मुख्य अक्ष बढ़ता रहता है, मतलब ये देखो नाम से स्पष्ट है क्या, असीमाक्ष। असीमाक्ष का मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, असीमित रूप से बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। जबकि ससीमाक्ष क्या है, ससीमाक्ष, ससीमाक्ष का मतलब होगा असीमित वृद्धि, सीधी सी बात है, सीमित वृद्धि होंगे। जबकि असीमाक्ष का मतलब क्या है, असीमित वृद्धि, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो देखना रेसिमोस में इसमें मुख्य अक्ष बढ़ते रहता है, फुल पार्ट्स में एक एक्रोपल उत्तराधिकारी में पैदा होते हैं। मतलब देखा जाए कि एक्रोपिटल सक्सेशन में लगती है फ्लावर, मतलब देखो जैसे यहाँ पर ऐसे अल्टरनेट जैसे हम देखे थे ना पत्ती में, वैसे ही इसमें भी पुष्प क्या होते हैं, अल्टरनेट क्रम में, मतलब वो क्या रहते हैं, एक पुष्प पहले यहाँ पर आएगा, फिर दूसरा पुष्प यहाँ पर आएंगे, तीसरा पुष्प यहाँ पर आएंगे, और चौथा पुष्प यहाँ पर आएंगे, और पांचवा पुष्प, ऐसे पुष्प आते जाते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच ऐसे हम करेंगे, है ना, गिनती यहाँ पर भी ले ले 6 और यहाँ पर भी ले ले तो 7। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि फ्लावर जो रहेंगे हमेशा वृद्धि करते रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। फ्लोरल एक्सिस है ये वाली, है ना, मतलब पुष्पी अक्ष फ्लोरल एक्सिस होते हैं। इसी फ्लोरल एक्सिस में पुष्प लग रहे हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रही है, इसीलिए अग्राभिसारी क्रम में लगती है, अग्राभिसारी क्रम में, अग्राभिसारी क्रम में लगती है कौन सी वाली, तो कौन सी वाली, रेसिमोस, या बोल सकते हैं असीमाक्ष वाली। तो अ से याद रखना, असीमित वृद्धि, अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन में लगती है ये, है ना। तो एक्रोपिटल सक्सेशन में याद रखना, इसमें ओल्ड फ्लावर और न्यू फ्लावर कौन है करके पूछेंगे तो भी बताने आना चाहिए। ये वाले हमारे क्या है, ओल्ड फ्लावर है, जबकि ये वाले क्या है, न्यू फ्लावर है, न्यू फ्लावर, ओल्ड फ्लावर। तो ये भी याद रखना, ठीक है, रेसिमोस वाले को याद रखना। जैसे देखो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाती है, फूल भी आगे की ओर लगते जाते हैं ना, एक्रोपिटल सक्सेशन में लगती है फ्लावर। जबकि साइमोस या ससीमाक्ष वाले में क्या होगा, तो इसमें क्या होती है देखना, इसमें मुख्य अक्ष में एक फूल में समाप्त हो जाता है, इसलिए विकास में सीमित होता है, फूल एक बेसिपेटल क्रम में लगते हैं। मतलब देखना जब भी फ्लोरल एक्सिस बनेगा, फ्लोरल एक्सिस का मतलब ये वाला जो है फ्लोरल एक्सिस है, और इसमें यहाँ पर ये जो फ्लावर बन गया एक, तो ये कहाँ पर बना है, टर्मिनल एंड पर बना है, फ्लोरल एक्सिस के, फ्लोरल एक्सिस के कहाँ पर बना है, टर्मिनल एंड पर बना है, टर्मिनल एंड पर बना है ये। तो बताओ ये वाला जो फ्लावर होगा ओल्ड होगा कि न्यू होगा, तो ये वाला पहले बना है, तो पहले बनता है वो क्या होता है, ओल्ड, फिर उसके बाद ये पहला नंबर बना, ये दूसरा बना, फिर ये तीसरा बना, फिर ये चौथा बना, पांचवा, छठवा, सातवां, है ना, ये आठवां बना है, नौवां बना, अरे 10वां। तो बताओ यहाँ पर न्यू फ्लावर कौन हो जाएंगे, तो ये न्यू फ्लावर है। जबकि देखो यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं, जैसे मान लो इसके टर्मिनल में ये पहले लगा था और ये खिल भी गया है, तो ये क्या है, ओल्ड फ्लावर। जबकि इन लोग क्या बन रहे हैं, नए नए बन रहे हैं, अभी बर्ड स्टेज में ही है। तो कुल मिलाकर ऊपर में ही पहले बनती है, फिर उसके बाद नीचे की ओर बनते जाती है, इसको हम लोग तलाभिसारी क्रम बोलते हैं, तलाभिसारी क्रम में लगी हुई रहती है, क्रम में पुष्प लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तलाभिसारी क्रम में लगने वाले पुष्पों को हम लोग बोलते हैं, किसमें लगती है, ससीमाक्ष वाले, है ना, में लगती है। ससीमाक्ष वाले में क्या रहती है, तल की ओर, मतलब नीचे की ओर में, है ना, क्या आते हैं, नए नए फ्लावर आते जाते हैं, तो उसको हम लोग तलाभिसारी क्रम बोलते हैं। और तलाभिसारी क्रम किसमें होती है, तो वो होती है ससीमाक्ष में, मतलब बोल सकते हैं साइमोस। तो भाई हमें ना हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम को याद रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि कभी कभी ना ये ससीमाक्ष लिख के नहीं आता है, ये लिख के आएंगे क्या, है ना, रेसिमोस एंड साइमोस लिख के आएंगे। तो ये याद रखना कि साइमोस का मतलब ससीमाक्ष है और रेसिमोस का मतलब असीमाक्ष होता है, इसको बस याद रख लो, वो तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ससीमाक्ष मतलब सीमित वृद्धि, सीमित वृद्धि का मतलब टर्मिनल में फ्लावर आएंगे इसके,
फ्लोरल एक्सिस के टर्मिनल में क्या होता है, फ्लावर, और इसमें टर्मिनल वगैरह कुछ नहीं है, इसमें सीधा इधर आगे की ओर लगते हुए जाता है, जबकि इसमें क्या होती है, नीचे की ओर लगते आते हैं। तो तल अभिसारी क्रम में फ्लावर लगते हैं, जबकि इसमें अग्र अभिसारी क्रम में फ्लावर लगते हैं। तो ये बात हमें जानना है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं फ्लावर के बारे में और फूल क्या है। तो देखिए यह एंजियोस्पर्म में प्रजनन इकाई होती है, मतलब बोला जाए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर, है ना। यह लैंगिक प्रजनन के लिए होती है। एक फूल का डंठल होता है, इसके सूजे हुए हिस्से को थैलेमस या रिसेप्टिकल्स कहा जाता है। देखो थैलेमस का एक और नाम होता है ना, रिसेप्टिकल्स। ये बात भी याद रखना, थैलेमस को क्या बोलते हैं हम लोग, पुष्पासन भी बोलते हैं या रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं। डंठल के आधार पर पाए जाने वाले कम पत्ते को ब्रैक्ट्स कहा जाता है ना। मतलब देखो जहां पर फ्लावर रहते हैं यहीं पर ना थोड़ा थोड़ा मतलब फ्लावर जहां से जनरेट रहते हैं जिस जगह में, वहां पर ऐसे वो निकले हुए रहते हैं क्या, कि लीप जैसी थोड़े थोड़े मतलब छोटी छोटी संरचना निकल रही थी, ग्रीन पार्ट, जिसको हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं। तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट्स बोलते हैं, जबकि जिसमें नहीं रहता उसको ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे भी जब फैमिली वाला आएगा। तो ब्रैक्टिएट्स एंड ई ब्रैक्टिएट्स बोलते हैं। ब्रैक्ट्स वाले फूलों को ब्रैक्ट कहा जाता है ना, ब्रैक्टिएट, और दूसरा जिसके में नहीं होता उसको ई ब्रैक्टिएट्स कहा जाता है। तो ये बात भी हमें याद रखना कि पत्ती के नीचे में जो रहती है ना, क्या रहती है, ब्रैक्टिएट। जैसे दसमन का फूल देखे होंगे, इस फूल के नीचे में ऐसे छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचना दिखाई देती है, जो ब्रैक्टिएट होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो याद रखेंगे। फूल के बहुत सारे पार्ट को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं, वहां पर भी देखे थे, है ना, कि अलग अलग पार्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है सेपल होती है ना, इसको हम लोग कैलिक्स भी बोलते हैं, कैलिक्स। पेटल वाला जो दल पुंज होता है उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, कोरोला। फिर उसके अलावा यहाँ पर है ना, ओवरी के बारे में पढ़े थे, पिस्टिल, पिस्टिल होती है, पिस्टिल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये सब चीज रहती है। और उसके अलावा हम स्टेमिन पढ़ते थे, स्टेमिन में दो भाग रहते हैं, एक एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट। तो ये जो रहती है कहाँ से जुड़ी हुई रहती है, थैलेमस से। तो इन सबको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं। फ्लावर में बेसिकली हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि इसके कौन कौन से पार्ट है और इन लोग क्या क्या काम करते हैं, उसको हमें जानना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे, फूल में एक विशिष्ट फूल में थैलेमस पर व्यवस्थित चार प्रकार के भंवर होते हैं। मतलब बोला जाए कि यहाँ पर चार बेसिकली पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। तो चार बेसिकली पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है कौन सा, सेपल, मतलब एक रहेंगे तो सेपल, या इसको हम बोलते हैं क्या, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है, जो बाह्य दलपुंज होती है। दूसरा कौन होता है, कोरोला, या इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी इकाई को पेटल बोलते हैं, ठीक है। पेटल ये है, मतलब कोरोला। सेपल कौन है, ये है कैलिक्स। तो ये जनरली क्या रहती है, ग्रीन पार्ट रहती है, ग्रीन रहती है, जबकि ये क्या रहती है, कलरफुल रहती है। कलरफुल मतलब है ना, अलग अलग कलर के फ्लावर, जितने भी फ्लावर देखते हैं उसमें हम देखते ही किसको है, कोरोला वाले पार्ट को देखते हैं, है ना। यानी कि हम पेटल को देखते हैं, दल को देखते हैं, बाय दल पुंज, और उसके बाद कोरोला, कोरोला का हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। ये दोनों जो रहती है पुष्प का, क्या होती है, एसेसरी ऑर्गन्स होती है। एसेसरी ऑर्गन का मतलब ये दोनों लोग फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इन लोग क्या है, सहायक अंग होते हैं, मतलब एसेसरी ऑर्गन होते हैं। कौन, फ्लावर, किसके, फ्लावर के क्या होते हैं इन लोग, सहायक अंग होते हैं। कौन कौन, ये जो कैलिक्स, और दूसरा कौन सा, कोरोला। उसके अलावा तीसरा कौन होती है, एंडोसियम, और चौथा क्या होती है, गाइनोसियम। हम जानते हैं ये एंडोसियम और गाइनोसियम में, एंडोसियम वाला क्या है, मेल वाला पार्ट होती है, जबकि गाइनोसियम क्या है, फीमेल वाला पार्ट होती है। तो ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ से देख भी सकते हैं, एंडोसियम जो रहती है उसका जो यूनिट रहता है वो स्टेमेन होता है। स्टेमेन दो चीजों से बना रहता है, एक एंथर से, दूसरा किससे, फिलामेंट। एंथर में क्या रहते हैं, पॉलन ग्रेन वगैरह सब बनते हैं। फिलामेंट जो रहती है ये थैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। तो ये स्टेमिन का जो फिलामेंट या तंतु का समीपस्थ सिरा जो रहता है ना यहाँ पर, वो समीपस्थ सिरा जुड़ा हुआ रहता है किससे, तो रिसेप्टिकल्स, या बोल सकते हैं किससे, थैलेमस से। इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में लाइन पढ़े थे क्या, कि जो एंथर होती है उसका समीपस्थ सिरा किससे जुड़ी हुई रहती है, थैलेमस से जुड़ी होती है। ये बात हम लोग देखे थे, ठीक है। सबसे बीचों बीच में रहती है कौन सी, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम का कौन सा वाला भाग रहता है, इसकी देखो यूनिट रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल। और बहुत सारे कार्पल मिल जाते हैं, वही क्या बनाते हैं, गाइनोसियम। तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा होती है, दूसरा क्या, स्टाइल, और तीसरा ओवरी होती है। तो तीनों से मिलकर बनी रहती है कौन, गाइनोसियम जो है, ठीक है। तो फ्लावर के बारे में पूरा बात हम लोग जान गए। इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़े थे, वहां पर भी फ्लावर के इन सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग है ना जाने थे, और जानते हैं इसमें, ठीक है। और देखते हैं ये पेटल्स वगैरह में देखें, पेरियंथ जो बनाती है उसको देखें। लिली जैसे कुछ पौधों में कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, इन्हें पेरियंथ कहा जाता है। जब एक फूल में एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों होते हैं तो उभयलिंगी होते हैं। एक फूल जिसमें या तो केवल एंडोसियम होगा या केवल गाइनोसियम, तो है ना, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। देखो
पेरियंथ जो है, पेरियंथ में क्या होंगे, कैलिक्स एंड कोरोला, ये दोनों जो रहते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज, और फ्यूज होकर जो इकाई बनाती है उसको बोलते हैं पेरियन, है ना। जैसे कि बैगन वगैरह में देख सकते हैं, बैगन में, है ना, उसके अलावा लिली में। तभी देखना जब फ्लावरिंग करता है बैगन को देखना, तो जब फ्लावरिंग करने के बाद फ्रूटिंग करता है तो उसी में चिपका हुआ रहता है वो, है ना, वो उसका जो डंठल रहता है ग्रीन वाला पार्ट उसी फल के साथ में जुड़ा जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कलिक्स करोला अलग अलग नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, एक ही में जुड़ गए रहते हैं और एक ही में फ्यूज हो गए रहते हैं, और क्या बनाते हैं, पेरियन बनाते हैं, जैसे बैगन में और लिली वगैरह में भी होती है ऐसा। तो याद रखना एग्जाम्पल को, पेरियन किस में बनाते हैं, तो पेरियन किसका फ्यूजन है पूछ सकते हैं, किसका फ्यूजन, ठीक है। तो पेरियंथ किसका फ्यूजन है, तो कैलिक्स एंड कोरोला का फ्यूजन है, ये बात हमें याद रखना है ना, कैलिक्स कोरोला। तो ऐसे जो है ना फ्यूज हो गई रहती है पूरी तरीके से कैलिक्स और कोरोला, जिसमें होती है बैगन और लिली में, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, फूल के प्रकार अलग अलग, मतलब फूल में सिमेट्री के आधार पर, समरूपता के आधार पर फूल 3 प्रकार के होते हैं। समरूपता का मतलब सिमेट्री, सिमेट्री के आधार पर, सिमेट्रिकल, सिमेट्री के आधार पर, मतलब सम्मिति के आधार पर 3 प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक एंड, है ना, एसिमेट्रिकल्स होते हैं। एक्टिनोमार्फिक रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि जाइगोमार्फिक में होती है बाइलेटरल सिमेट्री, और इसमें तो है ना एसिमेट्रिकल होते हैं। तो एसिमेट्रिकल वाले में एक एग्जांपल भी याद रखेंगे हम लोग। एक्टिनोमार्फिक को देखते हैं। एक्टिनोमार्फिक का मतलब उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित बोलते हैं, सममित, इसको हम लोग बोलते हैं एक व्यास सममित, एक व्यास सममित, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं असीमित को, है ना, अनियमित वाला है इरेगुलर बोलते हैं। त्रिज्या सममित का सिंबल होता है ऐसे, है ना, एक व्यास सममित का सिंबल ये है, और इसका कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। एक्टिनोमार्फिक, जैगोमार्फिक एंड एसिमेट्रिकल, है ना, तीनों को हम लोग याद रखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होती है। एक्टिनोमार्फिक या रेडियल सिमेट्री में, यहाँ एक फूल को केंद्र से गुजरने वाली किसी भी रेडियल एक्सिस से 2 बराबर रेडियल हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि सरसों, धतूरा एंड मिर्ची में। हम देख सकते हैं ये मस्टर्ड का डायग्राम है, ये धतूरा का, और वो क्या है, मिर्ची का। तो मिर्ची में क्या होती है कि जो भी लाइन सेंट्रल एक्सिस से, है ना, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे सेंट्रल एक्सिस से जब गुजरती है ये, है ना, तो सेंट्रल एक्सिस से ऐसे, है ना, ऐसे, तो सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली लाइन, है ना, 2 भागों में विभाजित करती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है। मतलब बोल सकते हैं इसको त्रिज्या सममित बोलते हैं, त्रिज्या से होता हुआ, मतलब इसके केंद्र से होता हुआ जाता है त्रिज्या से और केंद्र की ओर में। तो किसमें होती है, तो देखो यहाँ से डायग्राम भी बना के बताए हैं, ऐसे ऐसे, है ना, कहीं से भी इसको काटो, इसके त्रिज्या से होकर जाना चाहिए, मतलब सेंटर पॉइंट से होकर जाना चाहिए, वही क्या होती है, त्रिज्या सममित, है ना। तो उसको किसमें होता है, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली में होती है। तो याद रखना इसको, इसको याद रखना। सीएमडी एक कॉलेज है जिसका नाम है सीएमडी कॉलेज, है ना, जो बिलासपुर में है अभी देखा जाए तो, सीएमडी कॉलेज है वहां पर, है ना। तो याद रखना यहाँ पर कि, है ना, सीएमडी से याद रखना, सी से क्या याद रखोगे, सी से चिली याद रखना, चिली का मतलब मिर्ची है, एम से क्या याद रखना, मस्टर्ड, और डी से क्या याद रखना, धतूरा। तो सीएमडी कॉलेज में पढ़ाई होती है, ऐसा करके याद रख लेना। तो सीएमडी का मतलब क्या है ना, तो कौन सी वाली, सीएमडी कॉलेज में पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाई होती है, तो, है ना, यहाँ पर इसका इंग्लिश नाम क्या है, एक्टिनोमार्फिक है, ठीक है। तो सीएमडी एक कॉलेज है, एक कॉलेज से याद रख लेना, है ना, सीएमडी क्या है, एक कॉलेज। तो सीएमडी एक कॉलेज है, मतलब चिली, मस्टर्ड एंड धतूरा, एक एक का मतलब क्या है यहाँ पर, तो एक का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्टिनोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक मतलब त्रिज्या सममित। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एक्टिनोमार्फिक को एक व्यास सममित बोलते होंगे, ऐसा सोचते हैं। तो एक व्यास सममित नहीं है वो है क्या, त्रिज्या सममित। समझ आया कि नहीं आया, ए से एक्टिनोमार्फिक, ए से एक व्यास सममित, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि इसका ए से वर्ड आ रहा है तो इसका भी हिंदी नाम ए से ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री है वो, है ना, मतलब क्या है, त्रिज्या सममित होती है, जबकि वो क्या है, एक व्यास सममित। कई लोग इसी की वजह से गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, तो याद रखना, है ना, रेडियल सिमेट्री होती है ये कौन सी वाली, त्रिज्या सममित वाली, या इसको एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं। तो इसमें सीएमडी एक कॉलेज है, से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा जाइगोमार्फिक,
यह एक पुल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर विमान, तो एक विशेष ऊर्ध्वाधर वाले लाइन को याद रखना, केवल एक ही ऊपरी वाले हिस्से से ऐसे काटेगी, मतलब एक हिस्से से बस ऐसे काट पाएगी, इसीलिए तो इसका सिंबल कैसे है ऐसे, मतलब ये है कि इसका सिंबल में एक ही तरफ से दो बराबर भागों में कटता हुआ दिखाई देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक, या बोल सकते हैं क्या, एक व्यास सममित है, एक ही व्यास से एक व्यास सममित, ठीक है, एक व्यास सममित होती है, यहाँ पर हम लोग देखें कि एक व्यास सममित जैगोमॉर्फिक होती है, जैगोमॉर्फिक एक व्यास सममित, तो इसको याद रखना है हमें, ठीक है। जैगोमॉर्फिक कैसे होती है, एक व्यासी होती है, तो ऐसे याद रखना कि एक विशेष ऊर्ध्वाधर भाग से दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि मटर, गुलमोहर और है ना, सेम और केसिया में। तो मटर, गुलमोहर, इन सबको, मटर को देखे हैं जब छिलते हैं, तो छिलते हैं तो क्या होता है, उसका दो ही हिस्सा होता है, ऐसे ऐसे, है ना, मतलब मटर को जब हम छिलते हैं, बीन सेम को देख लेना, सेम को भी जब छिलते हैं तो ऐसे ही होता है, इसको भी जब छिलते हैं तो भी एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल से गुलमोहर को जब काटते हैं तो भी, गुलमोहर में देखना, गुलमोहर का फल को देखना, फल जो फली हुए रहता है, इतना बड़ा बड़ा फलता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है, पहले ग्रीन रहता है, फिर उसको भी जब तोड़ते हैं दो भागों में टूट जाती है वो, तो जितने भी दो भाग में टूटने वाले हैं, है ना, वो सब क्या होती है, कैसिया इस टाइप की होती है ना, देख सकते हैं यहाँ से। तो ये इसमें जितने भी फ्लावर होते हैं एक ही क्या होते हैं, एक ही एक्सिस से क्या होते हैं, टूटते हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे, है ना, मटर को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग हिंदी में ही याद कर सकते हैं, कैमबुगी से याद कर सकते हैं, कैमबुगी, कैमबुगी, गुबी, है ना, तो कुछ भी अपना ट्रिक बनाना है याद रखने के लिए, तो ऐसे याद रख लेना, मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया, मैं तो सीधा सीधा याद ही रख लिया था इसको कि मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया जो होती है, पहले बात तो इसको याद रख सकते हैं हम लोग, सीएमडी एक कॉलेज है से याद रखेंगे, तो ये तो हो, है ना, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो हम लोग ऐसे छाट लेंगे, है ना, और उसके बाद मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया, ये लगभग सभी एक ही जैसे टाइप की रहती है, जैसे यहाँ पर पी मटर को बताया, ये ना कौन सी वाली मटर है पता है, ये जो है ना, जंगल वाली मटर है, वो वाली मटर नहीं है, पैसम टाइगम वाली नहीं है ये वाली मटर, देखो इसमें ये कृष्ण फूल बोलते हैं ना इसको, है ना, ये जंगली मटर है एक्चुअल में, ये वाली, ठीक है, एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल से देखो कट रही है ये, तो मटर, गुलमोहर, सेम, कैसे याद रख लेना, जैगोमॉर्फिक को, और इसमें तो एक ही एग्जाम्पल है, कैना, कैना को याद रखना, कैना को कहीं से भी काट लो, दो बराबर हिस्से में कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ एक पोल को केंद्र से गुजरने और किसी भी विमान द्वारा 10 मान हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैना, कैना में असिमेट्रिकल, अनियमित होती है, किसमें, कैना में, कैना, कैना से कुछ नहीं, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती उसमें, ठीक है, तो ये फूल के प्रकार हैं, तो याद रखेंगे। उसके अलावा फूल में और भी पार्ट रहते हैं, मतलब फूल में वो दिखती कैसे, उसके आधार पर फूल जो है तीन प्रकार के होते हैं, पुष्प में पुष्पी उपांगो, उपांग का मतलब, कई लोगों को लगता है यहाँ पर उपांग का मतलब क्या होता है, तो कई लोगों को लगता है पुष्प में चार भाग हैं, पुष्प में कितने भाग हैं, चार, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, चार भाग है ना, तो चार में से मान लो किसी में तीन होता होगा या किसी में दो होते होंगे, ऐसा सोचते हैं जनरली, लेकिन सभी फ्लावर में वो चार पार्ट रहेंगे, चार में से चार नहीं रहेगा तो तीन रहता है, मतलब कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला रहेगा और एंडोसियम रहेगा, तो एक लिंगी पुष्प हो जाएगा वो, कैलिक्स, कोरोला और गाइनोसियम बस रहेगा तो भी एक लिंगी पुष्प है वो, यदि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम सभी है तो वो, है ना, द्विलिंगी पुष्प हो जाते हैं, बहुलिंगी नहीं बोलेंगे, द्विलिंगी ही बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों ही पुष्प है, और बाकी लोग कहाँ है वहां पर, तो इसीलिए हम उसको याद रखेंगे, वो अलग ही चीजें होती है, जबकि यहाँ पर पुष्पी उपांग का मतलब ये होता है कि इसमें देखना, हम लोग देख सकते हैं इसको ट्राइमेरस में, तो उसमें क्या होती है, पुष्प उपांग तीन में से कई, है ना, तीन में से कई होते हैं, उपांग चार में से कई होते हैं, और ये पेंटामेरस में पुष्प उपांग पांच के गुणक में होते हैं, मतलब देखो ट्राइमेरस का सीधा सा मीनिंग है ना, ट्राइमेरस में ये तीन तीन के होंगे, ऐसे तीन तीन, ये तीन, अब तीन में से क्या, तो तीन में भी तीन है, कैसे, ये तीन इसका पंखुड़ी बना हुआ है, तीन पंखुड़ी बने हैं, तो तीन में भी, है ना, ये क्या है, कैलिक्स है, दूसरा यहाँ पर क्या बना हुआ है, कोरोला बने हुए हैं, और तीसरा इसमें क्या है, या तो एंडोसियम है या क्या है, गाइनोसियम,
मतलब ये वाले फ्लावर ट्राइमेरस है, तीन ही इसमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी पंखुड़ी, और इन तीनों में से या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ज्यादातर जो एक लिंगी पुष्प होते हैं ना, वो लोग ट्राइमेरस होते हैं। ट्राइमेरस का मतलब या तो इंडोसियम है, गाइनोसियम, इसमें भी ये तीन है, और इसका कोरोला भी क्या है, पंखुड़ी भी क्या है, तीन है। इसमें देखना कोरिया एल्बा में है ना, मतलब वो है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोट्रोपिस। तो उसमें देखना ये चार है, एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी, और क्या, चार पंखुड़ी। अब चार पंखुड़ी में यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ज्यादातर जो रहते हैं बाइसेक्सुअल वाले लोग, उसमें चार और पांच रहते हैं, जबकि ना जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उसमें तीन ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना पंखुड़ी की संख्या से याद रखना कि यहाँ पर देखो चार है, तो ये क्या हो जाएंगे, टेट्रामेरस हो जाएंगे, जबकि पेंटामेरस में क्या हो जाएंगे, ये पांच होती है। देखो 1 2 3 4 और 5, पांच पंखुड़ी है। जैसे दसमत को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पांच पंखुड़ी रहती है उसमें, तो पेंटामेरस। तो हम लोग ना कोरोला की संख्या के आधार पर यहाँ पर क्या कर दिए, तो यहाँ पर पुष्पी उपांगों की संख्या के आधार पर फूल कई प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, बता दिए कि पुष्प में उपांग क्या है। जनरली तो चार ही चीजें होती है फ्लावर के अंदर में। तो जो ट्राइमेरस रहते हैं ना, उसमें एक लिंगता ज्यादा शो करने के गुण रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तीन पंखुड़ी है, इसको ना प्रोटेक्शन करने के लिए, दोनों इकाइयों को प्रोटेक्शन करने के लिए कम, मतलब इसमें कोरोला है, कोरोला की संख्या कम है, तो पूरी तरह से ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, तीनों तरफ से बस प्रोटेक्शन है, जबकि इसमें चार तरह से प्रोटेक्शन है, उसमें पांच तरफ से प्रोटेक्शन है। इसीलिए ये फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जबकि ये फ्लावर एक है ना यूनिसेक्सुअल होते हैं। कौन? ट्राइमेरस वाले। तो याद रखना यहाँ पर कोरोला की संख्या के आधार पर है ना, तीन प्रकार के क्या होते हैं, फ्लावर उपांग होते हैं, मतलब पुष्प के उपांग होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके आगे और देखें, टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर तीन प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, तो थैलेमस पर अंडाशय के संबंध में। थैलेमस पर अंडाशय का मतलब ओवरी के पोजीशन के आधार पर ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओवरी के पोजीशन के आधार पर, ओवरी के किसके आधार पर, पोजीशन के आधार पर कितने प्रकार के फ्लावर होते हैं, तो तीन प्रकार के फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस होते हैं। तो मतलब देखा जाए कि हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि हम लोग ओवरी और थैलेमस के लिए सिंबल डिसाइड किए हुए हैं, तो ओवरी को हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं, इसलिए हम लोग जी लिखेंगे, और जबकि थैलेमस के लिए टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सीधा ऐसे लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो हाइपोगाइनस में देखना ओवरी जो होती है, ओवरी, ओवरी का मतलब होता है गाइनोसियम, गाइनोसियम जो है ना, मतलब ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा। तो ये पूरा भाग क्या होती है, गाइनोसियम। गाइनोसियम के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये गाइनोसियम यदि थैलेमस के ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस बोलेंगे। जैसे इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, क्योंकि 2025 वाले नेट में इसको पूछा गया था, डायग्राम को पूछा था, है ना, तो ये दोनों डायग्राम को दिए थे और दोनों पेरीगाइनस ही था। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सा बात है भाई, ये वाला भाग क्या है, थैलेमस रहता है, और इसके ऊपर वाला भाग क्या रहता है, ओवरी। तो ओवरी के नीचे में क्या है, थैलेमस। मतलब हम ऐसे नहीं बोलेंगे ओवरी के नीचे में क्या है, थैलेमस नहीं बोलेंगे, थैलेमस के ऊपर में ओवरी है। तो थैलेमस के ऊपर में क्या है, ओवरी। तो ये क्या है, थैलेमस, और ये क्या है, ओवरी। मतलब गाइनोसियम ओवरी है। मतलब बोला जाए कि यहाँ पर ओवरी कैसे है, तो ओवरी सुपीरियर है। मतलब ओवरी क्या है, सुपीरियर, मतलब सुपीरियर का मतलब ऊपर। तो हाइपोगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर में ओवरी क्या रहती है, सुपीरियर रहती है। ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओवरी सुपीरियर रहती है वाला, मतलब थैलेमस के ऊपर है तो हाइपोगाइनस बोलेंगे, ओवरी सुपीरियर मतलब हाइपोगाइनस है। ठीक है, तो HSO से याद रखना, हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी रहती है ऐसे। ठीक है, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में हम लोग याद रखेंगे क्या, कि देखो इसमें थैलेमस जो रहती है ओवरी के बीचों बीच में मतलब ये थैलेमस जो रहती है ये ओवरी को ऊपर की ओर में जाते रहती है, और पूरा ऊपर नहीं जा पाती। तो देखो पूरा पूरा में नहीं गई, जैसे यहाँ पर भी देखो यहीं तक ही गई, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक गया है, कौन, थैलेमस। तो ये वाला भाग क्या है, थैलेमस, ये वाला भाग क्या है, थैलेमस। तो दोनों डायग्राम पेरीगाइनस की ही हैं। तो इसमें जब हम सिंबल की बात करेंगे तो इसमें सिंबल इस टाइप का दिखाई देगा, जबकि इसमें सिंबल ऐसे टाइप के दिखाई देंगे। इसमें ओवरी क्या है, ओवरी ऊपर है, सुपीरियर है, और थैलेमस क्या है, नीचे। जबकि इसमें क्या है, थैलेमस यहाँ पर ओवरी पर आधा है, और मतलब ऊपर की ओर सुपीरियर में आधा में, और आधा इंफीरियर है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ओवरी का पोजीशन, ओवरी के पोजीशन क्या है, हाफ एंड इंफीरियर, हाफ एंड सुपीरियर। हाफ इंफीरियर है और दूसरा क्या है, हाफ सुपीरियर। मतलब बोला जाए
कि आधा ओवरी क्या है, ऊपर है, मतलब आधा थैलेमस के ऊपर है, थैलेमस ऊपर है और आधा क्या है, थैलेमस नीचे है। मतलब ओवरी क्या है, आधा ऊपर है आधा नीचे है, सीधी सी बात है, क्योंकि थैलेमस आधा जाके ढक दिया रहता है। तो ये कौन से में होती है, पेरीगाइनस, पेरी। उसके अलावा एपीगाइनस है, एपीगाइनस में क्या होंगे, ओवरी नीचे रहेंगे, तो ओवरी यहाँ पर क्या रहती है, ओवरी इंफीरियर रहती है, इंफीरियर। इसमें ऊर्ध्वाधर, और इससे याद रखने से अच्छा तो इंफीरियर और सुपीरियर ही याद रखो। सुपीरियर का मतलब ऊपर और इंफीरियर मतलब नीचे की ओर में रहेंगे कौन, ओवरी। तो थैलेमस ऊपर चला जाएगा। हम इस सिंबल बस से बता सकते हैं कि है ना ओवरी क्या है और कैसा है। तो हाइपोगाइनस में ऐसे रहती है, पेरीगाइनस में है और एपीगाइनस में ऐसा है। इन सब के एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग। हाइपोगाइनस में देखना, या गाइनोसियम उच्चतम स्थान रखता है, जबकि अन्य भाग इसके नीचे स्थान में होते हैं। मतलब गाइनोसियम ऊपर में होती है, मतलब जी है ना किसके होंगे, नीचे में थैलेमस होगा उसके ऊपर में होंगे। अंडाशय बेहतर होता है, जैसे सरसों, चीन है ना, गुलाबी चाइना रोज और बैगन में होती है। तो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड बैगन में होती है। बैगन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिंजल बोलते हैं। और ये क्या है, मस्टर्ड, और क्या होती है, चाइना रोज, मतलब गुड़हल। ठीक है, इसको MBC से याद रख सकते हैं, MBC। ठीक है, MBC मतलब मस्टर्ड, और इसमें कौन सी वाली रहती है, हाइपोगाइनस, MBCH। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, है ना। वन वर्ड को ये करेंगे हम लोग तो इसका ट्रैक भी बना सकते हैं। तो मस्टर्ड मतलब सरसों, बी का मतलब ब्रिंजल होता है, बैगन, और तीसरा कौन सी होती है, चाइना रोल। इन तीनों में क्या होती है, हाइपोगाइनस, मतलब ओवरी क्या रहती है, सुपीरियर रहती है। तो लिख के सीधा सीधा आता है भाई, हाइपोगाइनस में ओवरी कैसे रहती है उसको पूछते हैं, तो ओवरी सुपीरियर रहती है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो हाइपोगाइनस है ना। तो उसके अलावा और देखते हैं, पेरीगाइनस के बारे में देखते हैं। पेरीगाइनस में क्या होता है, ये पल्म वगैरह जो रहती है, बेर और गुलाब आड़ू में है। तो इसके लिए हम लोग याद करते हैं, रोज पी, आधा आधा पी से याद रखे थे इसको, रोज पी, है ना, पी, पल्म, और ये होता है ना, रोज पी, आधा आधा पी, मतलब है ना आधा, आधा पी से। ठीक है, पल्म मतलब देखो, रोज रोज मतलब क्या होती है, गुलाब, पल्म मतलब आड़ू है ये। ठीक है, और आधा आधा का मतलब पेरीगाइनस, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, तो पेरीगाइनस कंडीशन में रहते हैं ये। तो याद रखना, बेर, गुलाब और आड़ू में कौन से वाले प्रकार के रहते हैं, पेरीगाइनस टाइप के। मतलब ओरी क्या है यहाँ पर, बीचों बीच में है। मतलब बोला जाए कि आधा सुपीरियर है आधा इंफीरियर होती है, किसमें, पेरीगाइनस टाइप में। मतलब हम लोग देख भी सकते हैं वहां से डायग्राम, नारे से डायग्राम को देखेंगे तो ये सब डायग्रामेटिकली जब भी क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम से हमें अच्छे से देख के जाना चाहिए कि कौन कहाँ पर क्या चीजें हैं। तो देखो दोनों डायग्राम यहाँ पर देखो, कंफ्यूजन करने के लिए जानबूझ के इन लोगों ने क्या किया है, चार डायग्राम दिए हैं, बताया तीन के बारे में। मतलब कंडीशन इन दोनों में ऐसा टाइप का दिखाई देती है, इसलिए पेरीगाइनस का दो डायग्राम बताए हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है। उसके अलावा अगला क्या है, एपिगाइनस। एपिगाइनस में देखिए, एपिगाइनस में बहुत सारे एग्जांपल है। यहाँ थैलेमस का मार्जिनल ऊपर होता है, जबकि अंडाशय को पूरी तरह से घेरा रहता है, इसके साथ जुड़ा रहता है। मतलब ओवरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंफीरियर। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उठते हैं, अंडाशयहीन है। मतलब इसमें देखो, अंडाशय ऊपर की, देखो फ्लावर के दूसरे पार्ट जो है ना ऊपर की ओर है, बाकी जो ये जो अंडाशय वाला पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट नीचे चली जाती है ना। जैसे किसमें किसमें होती है, तो अमरूद में याद रखना, ककड़ी वगैरह में भी रहती है, सूरजमुखी के रे फ्लोरेट में होते हैं। दो प्रकार के फ्लोरेट होते हैं इसमें, है ना। रे फ्लोरेट का मतलब होता है जो ये पंखुड़ी टाइप यहाँ पर दिखाई देती है ना, इन सब में रहती है क्या, ये वाली जो फ्लावर होती है इसमें अलग से ओवरी रहती है। तो ओवरी नीचे की ओर चली जाती है, थैलेमस ऊपर की ओर आ जाती है। तो सूरजमुखी के रे फ्लोरेट, अमरूद वगैरह घिया वगैरह में होती है, घिया, है ना, एक कड़ी घटा देना, घिया में होती है अमरूद, घिया एंड सूरजमुखी के रे फ्लोरेट में होते हैं। कैसा, एपिगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर का, मतलब फ्लावर में ओवरी का पोजीशन है ये। तो ओवरी के पोजीशन कैसे रहते हैं, ओवरी जो रहती है इंफीरियर हो जाती है यहाँ पर, इसमें एपिगाइनस वाले में। तो ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। एक एक वर्ड सिंबल वगैरह भी याद रहेगा तो भी हम लोग याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये, कि नहीं आया। तो एक एक एग्जाम्पल जो रहती है उसका वन वर्ड को हम लोग ना यदि ट्रिक बनाएंगे, चाहे कैसे भी करके बनाए, तभी हमारा याद रह पाएगा, ठीक है। हम जैसे सुने रहते हैं उसको डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे तो ज्यादा लंबा समय तक याद नहीं रहता। लेकिन हम लोग उसको यदि खुद का ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा लंबा समय तक याद रहता है। और एक एक पेज में हम लोग लिखते जाएंगे, जैसे एपिगेनस, पेरीगेनस, हाइपोगेनस को लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल लिख देंगे, हो गया। उसमें कोई भी टॉपिक जानने की जरूरत नहीं, इसमें कौन कहाँ पर है कुछ जानना नहीं है। सीधा जैसे ये पूरा थ्योरी लिखा है, इसको ये सिंबल दिखा दिया तो पता चल जाएगा कि भाई थैलेमस के नीचे होती है कौन, ओवरी।
मतलब ओरी इंफीरियर होती है, नीचे की ओर रहती है। सीधे जान गए, अब इसके एग्जाम्पल जानने होंगे, तो ऐसे हमें याद करना रहता है। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं सबका PDF। नीट जोन के को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।